दोस्तों नमस्कार। 2024 का चुनाव और सवाल इंडिया का। जी नहीं, सवाल इस वक्त इंडिया का नहीं है, सवाल बीजेपी का है। और यह सवाल मोदी शाह की चुनावी बिसात बिछाने के तौर तरीकों को लेकर है। बीजेपी के भीतर से उठते हुए सवाल दिल्ली की सत्ता को परेशान कर रहे हैं, या दिल्ली की सत्ता जो अपने तरीके से खुले तौर पर यह दावा करते हुए आगे बढ़ रही है कि चुनाव तो हम ही जिता सकते हैं, तो पूरी बिसात हमारी होनी चाहिए। राज्य दर राज्य यह परेशानी विधायकों के साथ है, और खास तौर से 3 राज्य जहां पर यह लगने लगा है कि कहीं बीजेपी का पूरे तरीके से बोरिया बिस्तर सिमट ना जाए। तब वहां के विधायक क्या सोच रहे होंगे, और अगर विधायकों का बोरिया बिस्तर सिमट जाएगा तो फिर सांसदों की स्थिति क्या वाकई मोदी चेहरे के आश्रय चुनावी जीत दिला पाएगी? यह सवाल 3 राज्यों का है, और उसके बाद का सवाल समूचे देश के भीतर का है, और उससे भी कहीं आगे सवाल उन कद्दावर नेताओं का है जिनकी अपनी राजनीतिक जमीन अपने राज्य में है और जिनकी पहचान राष्ट्रीय स्तर पर है, लेकिन वह हाशिए पर ढकेल दिए गए। और इन सब पर पैनी निगाह अगर इस दौर में मोदी और शाह की है तो कहीं ना कहीं आरएसएस की भी है। तो इस अंतर्विरोध को कहें या इस दौर में कहीं चेक एंड बैलेंस बनाने की खोज में निकल पड़ी है दिल्ली की सत्ता, इसे मान लिया जाए। चलिए पहेलियां नहीं बुझाते हैं, एक एक करके बात सामने रखते हैं। इस दौर में याद कीजिए, पहली बार मोहन भागवत ने कब कहा, यानी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संघचालक ने जैसे ही जिक्र किया, इंडिया नहीं बोलना चाहिए, भारत अपना लेना चाहिए, हर जगह भारत लिखा होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि पहली बार आरएसएस ने भारत का जिक्र किया है। आरएसएस तो शुरू से ही भारत का ही शब्द लेकर चलती रही है, और गुरु गोलवलकर की किताब को देखिएगा तो उसमें तो सिर्फ और सिर्फ भारत ही नजर आएगा। और यह सिलसिला तमाम सर संघ चालकों के दौर में रहा। लेकिन इस दौर में ऐसा क्या हुआ कि सर संघ चालक ने भारत शब्द कहा और भारत सरकार ने उसे एक क्षण में अपना लिया, और फिर उसके बाद प्रेसिडेंट ऑफ भारत भी हो गए और प्राइम मिनिस्टर ऑफ भारत भी हो गए। तो क्या यह सब कुछ यूं ही माना जा रहा है, या इसके भीतर के कुछ नए संकेत हैं? यह संकेत कहीं पर बीजेपी और सरकार के सबसे कद्दावर नेता और मंत्री के तौर पर नितिन गडकरी के जरिए संकेत की भाषा में कहीं निकलते तो नहीं है? यह आवाज कहीं वसुंधरा राजे सिंधिया को हाशिए पर ढकेलकर बिना चेहरे राजस्थान में उतरने की जो सोच इस दौर में दिल्ली की बिसात ने बिछाई है, वहां से तो नहीं उभरती है। यह सोच इस दौर में राजस्थान के भीतर ही, याद कीजिए कैलाश मेघवाल ने, जो कद्दावर नेता अपने तौर पर हैं, बीजेपी के विधायक, उन्होंने निशाना किस पे साधा? उन्होंने निशाना सीधे तौर पर अर्जुन राम मेघवाल पर साधा, जो कि इस दौर में सही मायने में सबसे प्यारे नेता के तौर पर प्रधानमंत्री मोदी की कैबिनेट में है, जिनको इस दौर में कानून मंत्री बनाया गया। और मोहन भागवत ने एक साथ जैसे ही जिक्र किया भारत का, सरकार ने मान लिया, बात इससे भी आगे नहीं बढ़ेगी। सवाल है कि राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना 4 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं। इन 4 राज्यों की बागडोर या इसको जो टीम संभाल रही है, उसमें वहां के क्षेत्रीय नेताओं की कोई हैसियत नहीं है। यहां तक कि खुले तौर पर बांट दिया गया दिल्ली के नेताओं के जरिए और दिल्ली में जुटे मंत्री या सांसदों के जरिए कि कौन किस राज्य को कैसे संभालेगा। और यही वो परिस्थिति है जिसमें पहली सूची जो जारी की गई मध्य प्रदेश की 39 सदस्यों की, उसमें 10 सीटों पर बगावत हो रही है। अलग अलग तरीके से अलग अलग लोग अपनी बात को कहना चाह रहे हैं। यह अलग मसला है, इस दौर में चीजें दब जा रही है। लेकिन जैसे जैसे यह बात बड़ी होती चली जा रही है कि चुनाव क्या वाकई दिल्ली की बिसात पर खुद को प्यादा बनाकर और चेहरा प्रधानमंत्री मोदी के आश्रय जीत मिल जाएगी, और अगर नहीं मिली तब क्या होगा? जिम्मेदारी कौन लेगा? क्योंकि समूची बिसात राज्यों के विधानसभा की 2024 के लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बनाई जा रही है। ऐसा सामान्य तौर पर होता नहीं है, लेकिन हो रहा है। और ध्यान दीजिए, राजस्थान का चेहरा कौन है इस दौर में? राजस्थान का चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है।
मध्य प्रदेश का चेहरा कौन है? देश के गृह मंत्री अमित शाह हैं। छत्तीसगढ़ का चेहरा कौन है? बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा हैं। और तेलंगाना का चेहरा कौन है? बीएल संतोष है, जो कि संगठन संभालते हैं। यानी ध्यान दीजिएगा अगर, तो सिर्फ इन 4 नेताओं के इर्द गिर्द और इन 4 नेताओं के पसंदीदा नेताओं के इर्द गिर्द ही समूची बीजेपी और समूची रणनीति आकर सिमट गई है। और शायद इसीलिए एक एक परिस्थिति को अगर आप पलटना शुरू कीजिएगा तो हो सकता है गडकरी के बयान को आपको ऐसा महसूस हो, ऐसा कोई कैसे कह सकता है? या फिर वसुंधरा राजे के साथ किसी कांग्रेसी नेता की मुलाकात हो जाए। मुलाकात तो कई मौकों पर कई नेताओं की होती है, लेकिन उसके बाद तस्वीर खींची जाए, सेल्फी ली जाए और उसको सोशल मीडिया में डाल दिया जाए। वो नेता कांग्रेस का है, दूसरी तरफ वसुंधरा राजे है। तो क्या मैसेज देने की स्थिति आ गई है? क्योंकि रुदन तो मध्य प्रदेश के भीतर सुमित्रा महाजन और उमा भारती के जरिए भी सुनाई दे रही है, उन्हें कोई पूछता ही नहीं है। तो क्या राजनीति बीजेपी के भीतर इतनी तीखी है कि इंडिया कौन देखे और इंडिया क्यों देखा जाए? क्योंकि सही मायने में बीजेपी के भीतर सुर अगर बगावत के नहीं है तो यह सुगबुगाहट आने वाले वक्त को लेकर जरूर है। आप चूके नहीं कि हल्ला हो जाएगा। और सवाल यह है क्या वाकई अगर इन 3 राज्यों में बीजेपी को हार मिलती है तो क्या 24 को नरेंद्र मोदी अपने चेहरे के आसरे चुनाव मैदान में कूदने की परिस्थितियां बना भी पाएंगे या स्थितियां उलट हो जाएगी? क्योंकि सामान्य तौर पर इस तरीके से कोई बात निकलती नहीं है, लेकिन इस दौर में निकली है। एक एक अगर हिस्सों को परखे तो महाराष्ट्र के भीतर विदर्भ और विदर्भ के हिस्से में नागपुर, वहां चले जाइए तो वहां नितिन गडकरी की लोकप्रियता जबरदस्त है। लेकिन सवाल है, पहली बार नितिन गडकरी की लोकप्रियता नागपुर में इस बात को लेकर कम है कि वो सड़कें कितनी बना रहे हैं, या महाराष्ट्र में उन्होंने जब मंत्री बने थे तो कितने पुल बना दिए। सवाल यह है कि कोई भी अगर बीजेपी के भीतर चुनौती देते हुए नरेंद्र मोदी को खड़ा हो सकता है तो वह नितिन गडकरी हैं। यानी जो कांग्रेस और इंडिया के भीतर से खड़ा नहीं हो पाया वह नितिन गडकरी हैं। यह लोकप्रियता नागपुर के भीतर है। यहीं पर अगला सवाल आता है, उसी नागपुर से देवेंद्र फडणवीस निकल कर आते हैं। लेकिन देवेंद्र फडणवीस अगर सांसद का चुनाव लड़ जाए तो क्या वो हार जाएंगे? नागपुर के भीतर की सुगबुगाहट अगर आपको सुननी हो तो जाकर सुनिए और लोगों से बातचीत कीजिए, खुद बता देंगे कि क्यों देवेंद्र फडणवीस से वह रूठे हुए हैं, क्यों वह नितिन गडकरी से एक वक्त रूठे रहते थे लेकिन इस वक्त बहुत खुश क्यों हो चले हैं। और अगर इन परिस्थिति के भीतर देवेंद्र फडणवीस की राजनीति दिल्ली के सहारे चलती है तो उन्हें आने वाले वक्त में सांसद का चुनाव लड़ना होगा। तो वो कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी होगी? नागपुर की ही हो सकती है। तो फिर नितिन गडकरी की कॉन्स्टिट्यूंसी कौन सी होगी? क्या नागपुर से कोई हटके उन्हें दूसरी सीट पर भेजा जाएगा? दरअसल यह चर्चा और बहस सिर्फ नागपुर में अगर चल रही है तो इसका मतलब बहुत साफ है, उसमें कहीं ना कहीं आरएसएस भी जुड़ जाता है। क्योंकि नागपुर की गलियों के भीतर और खास तौर से पुराने नागपुर में जो महाल का इलाका है, जो इतवारी का इलाका है, जो गांधी बाग का इलाका है, उन इलाकों में जब आप घूमिएगा तो हर घर आरएसएस का है। समूचा परिवार आरएसएस से जुड़ा हुआ रहता है और उनकी भागीदारी इस दौर में इस राजनीति को देख रही है कि 2024 में जो कदम बढ़ रहे हैं उसमें बीजेपी के किसी भी नेता की कोई हैसियत नहीं है। वो महाराष्ट्र का नेता हो या किसी दूसरे प्रांत का नेता हो, हैसियत सिर्फ 2-3 नेताओं की है और उनके इर्द गिर्द बनी उस चौकड़ी की है जिसके जरिए तमाम राज्यों की राजनीति को साधा जा रहा है और इसी के आसरे 2024 की दिशा में बढ़ना है। महाराष्ट्र की राजनीति को थोड़ा और समझ लीजिए। अगर फडणवीस और गडकरी के जरिए समझना चाहते हैं, दोनों के लिए हैरत की स्थिति है कि अजीत पवार डिप्टी सीएम बनकर क्या कर रहे हैं, उनके पीछे कौन सी पार्टी है, उनका चुनाव चिन्ह क्या है, और क्या वाकई उन्होंने पार्टी तोड़ दी है या वो एनसीपी के हैं, या सभी उम्मीद और आस लगाए हुए हैं कि आज नहीं कल अजीत पवार शरद पवार को भी ले आएंगे, या इस उम्मीद में खुद पवार बैठे हैं कि अजीत पवार वापस लौट आएंगे। लेकिन वह डिप्टी सीएम है, तमाम दस्तावेज सरकार के वो देख रहे हैं।
किस तरीके से राज्य के भीतर की राजनीति चल रही है और कैसे करप्शन भी चल रहा है, इसको भी वो नजदीक से देखते हैं। और उन पर खुद पर जो मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज था उसको हटा दिया ईडी ने, उसको साइडलाइन कर दिया। सब कुछ उनकी आंखों के सामने है। तो कल उनका कोई भी राजनीतिक कदम महाराष्ट्र के भीतर की राजनीति में क्या असर डालेगा, उससे कहीं ज्यादा जो कद्दावर नेता जिन्होंने एक लंबी राजनीति की, उनके भीतर पहली बार सवाल है कि आने वाले वक्त में उनकी राजनीति रुकेगी, ठहरेगी, निपट जाएगी, होगा क्या। अब यहां से सवाल उठता है, क्या वाकई वसुंधरा राजे कोई ऐसा कदम उठा सकती है जिसमें बीजेपी और आरएसएस को बड़ा झटका लग जाए। क्या वाकई 3 राज्यों के चुनाव खत्म होते होते नितिन गडकरी के जरिए कोई बड़ी आवाज सुनी जा सकती है। क्या वाकई इस दौर में जो तमाम राज्यों के विधायक हैं, उनके भीतर जो सवाल रेंग रहे हैं, क्या वो खड़े हो सकते हैं, या दिल्ली के भीतर ही कुछ इस तरीके की परिस्थिति वाकई बन सकती है जिसमें ऐसा लगने लगे कि इंडिया का सवाल नहीं है, बीजेपी को सत्ता में बने रहना है, तो बीजेपी को एकजुट होना है। और एकजुट करने के लिए कौन सा नेता चाहिए, क्योंकि मौजूदा वक्त में अगर आवाज उठ रही है तो यह हैरान परेशान करने वाली है। नितिन गडकरी सामान्य तौर पर कुछ भी कहते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने जो कहा वो बड़े साफगोई के साथ कहा कि घोड़ों को नहीं मिल रही घास, लेकिन गधे खा रहे हैं च्यवनप्राश। मुहावरे इस रूप में खत्म हो जाता तो भी ठीक है। उसके बाद वो कहते हैं, समझने वाले समझ गए, जो समझदार हैं वो समझ गए। अगर वो निशाना राजस्थान की जमीन से गहलोत पर लगा रहे हैं तो गहलोत शब्द लेने में उन्हें परहेज होना नहीं चाहिए, क्योंकि राजनीतिक तौर पर वो विपक्ष के नेता और उन्हें हराने ही उतरे हैं बीजेपी के तमाम नेता। लेकिन समझदारी का जिक्र कर कर समझदारों को समझाने की दृष्टि से इस बात को कहते हुए कि गधों को च्यवनप्राश खाने मिल रहा है और घोड़ों को घास भी नहीं मिल रहा है, तब यहां से 2-3 बात और साफ होती है। क्या बीजेपी के भीतर तमाम सांसदों को यह लगने लगा है कि आने वाले वक्त में अगर उनकी राजनीतिक जमीन कहीं भी बची है तो वह खत्म हो जाएगी, या फिर उनको टिकट नहीं मिलेगा तो उनकी अपनी राजनीति खत्म हो जाएगी, या फिर मोदी शाह की बिसात पर अगर वो प्यादा बने रहते हैं तो चल सकते हैं, अन्यथा नहीं चल सकते हैं। क्या ये एहसास हो गया है? और खास तौर से उन राज्यों में जहां पर चुनाव होने हैं, जहां के विधायक इस दौर में रूठे हुए हैं। तो आइए उस पन्ने को जरा खोलते हैं जहां सब कुछ दिल्ली की निगरानी में हो। इसको दिल्ली की सत्ता मान चुकी है। रिमोट से राज्य चलने चाहिए, इसका संदेश वो दे चुकी है। बिसात दिल्ली की ही होगी, प्यादे प्रदेश के तमाम नेता होंगे। यह खुले तौर पर कहने से वह कतराती नहीं है, क्योंकि चुनाव में जो 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं, पैसा दिल्ली से आएगा। आप लोग कंगाल हैं, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप कैसे चीजों को तय करेंगे। दूसरी बात, जब टिकट भी दिल्ली तय करेगी तो उसमें आपकी कौन सी हैसियत, किस हैसियत। और जब चुनावी समिति बैठे या संसदीय पार्टी बैठे, उसमें तो कोई ऐसा नेता है नहीं। यहां तक कि गडकरी जी को भी बाहर कर दिया गया उस संगठन के भीतर में से। सवाल यह है कि जीत का दावा यह कह कह कर अगर आरएसएस अभी तक मानती रही तो अगला सवाल यह है कि इस दौर में उसे भी भारत कहने की जरूरत क्यों पड़ी। क्या कहा गया कि आप भारत कह दीजिए और हम आपकी बात को रखेंगे, या कह दिया गया तो फिर करना पड़ा, क्योंकि अगर नहीं करते तो फिर संघ मैसेज दे रहा था कि हम जिस दिशा में चाहते हैं कि गवर्नेंस हो उस दिशा में तो आपकी गवर्नेंस चलती नहीं है। तो क्या यह टकराव की परिस्थिति बनती, या फिर बीजेपी के भीतर जो पुराने नेता हैं जिनके ताल्लुकात आरएसएस से पुराने वक्त से रहे हुए हैं, अगर वह इस दौर में रूठ रहे हैं और तमाम राज्यों के भीतर 3-4 लोगों की नियुक्ति करके दिल्ली अपने तरीके से राज्यों को चलाना चाहती है, तो क्या यह एक नई परिस्थिति बीजेपी के भीतर बनकर खड़ी हो रही है और दिल्ली के भी हाथ पांव फूलने लगे हैं। यह सवाल अब इसलिए है क्योंकि स्टेट में एमएलए क्या करे। जब मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर सकता है तो एमएलए क्या करे। और ध्यान दीजिए, जिन 3 राज्यों में चुनाव होने, अगर आप उत्तर प्रदेश और गुजरात को छोड़ दीजिए जहां पर संघ ने बहुत काम किया, हिंदुत्व की प्रयोगशाला के तौर पर दोनों राज्यों को देखा जाता है, इन 2 राज्यों में बीजेपी को जबरदस्त जीत मिलती है। गुजरात में तो कमोवेश सभी सीटों पर, और उत्तर प्रदेश में भी 60 से ज्यादा सीटें तय रहती है कि वो जीत ही जाएगी। लेकिन वहां पर योगी आदित्यनाथ की मौजूदगी भी असर डालती है।
बाकी किसी भी राज्य में कोई योगी आदित्यनाथ नहीं है जहां बीजेपी की सत्ता है। सबको दिल्ली के इशारे पर रहना पड़ता है। बड़ा फैसला लेने से पहले दिल्ली आना पड़ता है, या दिल्ली खुद तय करती है कि कौन फैसला लेगा, कौन मुख्यमंत्री होगा, कौन खड़ा होगा, वह खुद तय करती है। और अब यह चरम पर इसलिए धीरे धीरे पहुंच रहा है क्योंकि इंडिया इस दौर में जब बढ़ रहा है और जो सवाल इंडिया लगातार उठा रहा है और उस राजनीति के तहत बीजेपी जहां जहां कमजोर पड़ रही है और हर दिन एक मुद्दे के आश्रय अपने आप को टिकाए और बनाए रखने की परिस्थिति में लाकर खड़ा कर रही है, तो इसको इंडिया समझे या ना समझे, लेकिन बीजेपी के भीतर का भारत समझने लगा है। उसे समझ में आने लगा है कि आज की तारीख में उसका अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जाना मुश्किल हो जाता है, तो वो क्या करेगा। क्योंकि हर जगह पर दो ही स्थिति होती है, आपको या तो प्रधानमंत्री मोदी का नाम लेना है या केंद्र सरकार की उपलब्धियों का बखान करना है। इसके अलावे आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, चाहे वह शिवराज सिंह चौहान हो, चाहे वह एकनाथ शिंदे हो, चाहे वह बिस्वा हेमंत शर्मा हो असम में बैठे हुए, या किसी भी राज्य में जहां पर बीजेपी के मुख्यमंत्री हो और डबल इंजन की सरकार चल रही हो, वहां पर उपलब्धि, चेहरा, सब कुछ दिल्ली के आसरे। और यह बात अब इन तीन राज्यों की इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने कहा यूपी और गुजरात तो प्रयोगशाला के तौर पर बीजेपी ने अपने अनुकूल बना लिया, लेकिन जिन तीन राज्यों में चुनाव होने हैं उन तीन राज्यों में हार का मतलब बहुत साफ है कि उसका असर 2024 के चुनाव पर न सिर्फ इन तीन राज्यों में बल्कि समूचे देश में पड़ेगा। और इन तीन राज्यों की कुल लोकसभा सीटें 65 है। उस 65 में से 61 सीटों पर बीजेपी को जीत मिली है, यानी 97% तक की जीत है। यह स्थिति अपने आप में बतलाती है कि बीजेपी इन तीन राज्यों में कितनी मजबूत है। लेकिन क्या वाकई आपके जहन में कोई भी नाम छत्तीसगढ़ के सांसद का, मध्य प्रदेश के सांसद का या राजस्थान के सांसद का आता है, जो 61 सांसद हैं? और क्या आप कह सकते हैं कि उनकी महत्वपूर्णता भारत की राजनीति को साधने में या फिर बीजेपी की राजनीति को साधने में? आप कहेंगे मुश्किल है। शायद इसीलिए अब यह सवाल इसलिए है कि हमने जिक्र एक आपसे किया 39 सीटों का ऐलान मध्य प्रदेश की हुआ था। उसमें जो पिछला चुनाव लड़ चुके थे 16 लोगों के टिकट काट दिए गए। 10 पर बगावत का जब हम आपसे जिक्र कर रहे हैं कि अगर आप एक एक चीज को समझें तो पूर्व मंत्री ओम प्रकाश धुर्वे जो है डिंडोरी से चाहते थे, उनको शाहपुर से टिकट मिल गया, वह गुस्से में है। गुना के चिंचौड़ा सीट से पूर्व एमएलए ममता मीणा जो पंचायत चुनाव में प्रियंका मीणा को 235 वोट से हरा चुकी थी, उनके देवर भी चुनाव हार गए, उनको टिकट दे दिया गया और उनका टिकट इस रूप में दे दिया गया और बाकी गद्दावर का काट दिया गया। मुरैना की सबलगढ़ सीट, प्रदेश के महामंत्री जो एम रणवीर सिंह रावत हैं, उनकी बेटी आदित्यपुरी दुखी है क्योंकि सरला विजय रावत को टिकट दे दिया गया। देवास के सोनकच्छ, इसी तरीके से हर जगह देखते चले जाइए। सागर की बंडा सीट, छतरपुर शहर की सीट, पूर्व जिलाध्यक्ष पुष्पेंद्र सिंह गुड्डू, उनका विरोध हो रहा है। वो ललित यादव को वहां टिकट दिया गया। पत्नी अर्चना सिंह जो पूर्व नगर पालिका थी, उनको टिकट देने के ना देने से दुखी हो गए। छतरपुर के महाराजपुर सीट में वहां पर पूर्व एमएलए मानवेंद्र सिंह के बेटे जो उसमें थी, उसमें बीजेपी के जो प्रताप सिंह का विरोध वहां पर कर रहे हैं, कामाख्या प्रताप सिंह विरोध कर रहे हैं क्योंकि पूर्व एमएलए मानवेंद्र सिंह के बेटे को टिकट, कामाख्या सिंह विरोध कर रहे हैं कि क्यों टिकट दिया गया, हमको नहीं दिया गया। बालाघाट की लांजी सीट, झाबुआ सीट, गोहद सीट जो भिंड से आती है, वहां पर भी विरोध है। 10 सीटों पर अगर तत्काल का विरोध नजर आता है तो पार्टी एकजुट कैसे होगी? महत्वपूर्ण ये नहीं है। महत्वपूर्ण है कि दिल्ली से निकली हुई आबो हवा के बीच में जरा चीजों को परखना शुरू कीजिए। अगर इस परिस्थिति में कौन संभाल रहा है? मध्य प्रदेश पूरे तरीके से संभालने की जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री की है। उनके साथ कौन कौन खड़े हैं? नरेंद्र सिंह तोमर दिल्ली में मंत्री हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया हार गए थे चुनाव लेकिन दिल्ली में मंत्री हैं, उनको दे दिया गया है। फगन सिंह कुलस्ते दिल्ली में मंत्री, उनकी जिम्मेदारी है। संगठन मंत्री हितानंद हैं। मुरलीधर राव एक वक्त स्वदेशी जागरण मंच में हुआ करते थे, प्रदेश प्रभारी हैं, वो खड़े हैं। कैलाश विजयवर्गीय, उनको जिम्मेदारी दी गई है। गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और बीडी शर्मा को दी गई है। अब सवाल यह है कि जिन नामों को हम पढ़ रहे हैं इसमें शिवराज सिंह चौहान को यह कहना पड़ता है कि मुख्यमंत्री का चेहरा कोई नहीं है। चुनाव हो जाने दीजिए, उसके बाद तय होगा मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा।
और उमा भारती और सुमित्रा महाजन को कोई पूछ नहीं रहा है, तो सुमित्रा महाजन के बेटे मंदार महाजन को भी कोई नहीं पूछ रहा है। दूसरी तरफ कैलाश विजयवर्गीय का बेटा आकाश विजयवर्गीय, उसकी खूब चल रही है। आपस में झगड़े की परिस्थिति आ गई क्या? राजस्थान के भीतर घुसिएगा तो खुद प्रधानमंत्री सारी चीजों को संभाल रहे हैं, और संभालने की स्थिति यह है कि वहां पर प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी जब अपनी टीम बनाते हैं 29 सदस्यों की, तो किसी एमएलए को स्पेस नहीं देते हैं। सांसदों को देते हैं, पूर्व सांसदों को देते हैं, पूर्व मंत्री को देते हैं। उसमें अगर लिस्ट आप पढ़ना शुरू कीजिएगा तो उसमें अलवर के एमपी हैं बाबा बालकनाथ, टोक सवाई माधोपुर के एमपी हैं सुखबीर जौनपुरिया, नागौर के पूर्व मंत्री सीआर चौधरी, पूर्व एमपी नारायण पंचरिया, संतोष अहलावत, सरदार अजय ये सब नाम इस बात का जिक्र है कि आप चीज़ों को साध कैसे रहे हैं। और राजस्थान के भीतर जिनको आगे किया गया उसमें अर्जुन राम मेघवाल हैं, गजेंद्र सिंह शेखावत हैं, कैलाश चौधरी हैं, और उसमें बहुत साफ तौर पर वसुंधरा के करीबियों को भी टिकट दिया जाए या ना दिया जाए, यानी वसुंधरा तो हाशिए पर ढकेल दी गई, अब उनको भी टिकट दिया जाए या ना दिया जाए, यह भी सवाल है। और उनके सामने सीएम के तौर पर प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ भी हैं, सतीश पुनिया जो उपनेता थे, और सीपी जोशी जो प्रदेश अध्यक्ष, उनका कद बढ़ाया जा रहा है। आपस के भीतर की राजनीति में कौन किसको संभाले, और जिनको कद था, जो कद्दावर नेता के तौर पर जिनकी पहचान थी और जो चुनाव जिताते चले आए थे, उन्हीं को हाशिए पर ढकेल दिया गया। छत्तीसगढ़ के भीतर भी ध्यान दीजिए, ओम माथुर और मनसुख मांडविया, इन दोनों को प्रमुखता के साथ लाकर खड़ा कर दिया गया। इनके साथ 2 अजय अग्रवाल और पवन साय मौजूद हैं। और राजस्थान के भीतर प्रहलाद जोशी की भी मौजूदगी हो गई, नितिन पटेल की हो गई, कुलदीप बिश्नोई हरियाणा से उठकर वहां आ गए। हम अपने हिसाब से राज्यों की राजनीति को साधेंगे, हम अपने हिसाब से टिकटों को बांटेंगे, हम अपने तरीके से लोकसभा चुनाव की भी बिसात को बिछाएंगे। हमें पता है कि चुनाव कैसे जीतना है और चुनाव जीतने के लिए किस किस हथियार की कब कब जरूरत पड़ती है। तो वो तमाम नेता जो अपनी राजनीति को साधने में माहिर थे, चुनाव जीतते आए, और उनके भरोसे कुछ और लोग चुनाव जीतते जाते थे। क्या इस दौर में दिल्ली के भीतर मोदी सत्ता या मोदी शाह की जो बिसात है उसको अब चुनौती देने की परिस्थितियां आ गई हैं क्या? यह पहला सवाल है। दूसरा सवाल है, अगर सभी को हांका जा रहा है तो जिन्होंने बरसों बरस की राजनीति की, क्या वह भी खुद को हकाने के लिए तैयार है क्या? और जिस आरएसएस की अपनी धारा, अपनी सोच, अपने सामाजिक सरोकार और अपना एजेंडा भी रहा है, और वो राजनीतिक तौर पर काम करती रही हो, यह कहना दुखद होगा कि वो सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन है, उसकी अपनी राजनीति इन तमाम चीजों को हथियार के तौर पर इस्तेमाल करती है, उसके सामने मोदी शाह एक ही बात कहते चले आए, हम जिता देंगे। हमें लगता है एक क्षण के लिए आप सोचिए क्या हुआ था 2015 में, जब बिहार में चुनाव लड़ा जा रहा था। उस वक्त अमित शाह ने खुले तौर पर कहा था हम चुनाव जीत जाएंगे, जिता देंगे, लेकिन जब वो चुनाव हार गए तो उसके बाद वह अगले 5-6 दिनों तक मीडिया के सामने नहीं आए, जबकि वादा करके निकले थे जैसे ही चुनाव खत्म, रिजल्ट होगा, हम सामने आएंगे। उसके बाद वो नागपुर जाने से भी कतराने लगे, और एक बैठक में जब उनको बुलाया गया तो दबे पांव गए, और फिर उन्होंने बताया क्या क्या गलती हो गई। लेकिन सवाल मौजूदा वक्त में राज्यों को गंवाने का है और केंद्र की सत्ता को भी गंवाने का है, और ये दोनों सत्ता बनी रह सकती है और बनी हुई थी और बनी रहेगी, यही आश्वासन और भरोसा दिल्ली की राजनीति देते चली आई। तो यूं ही नितिन गडकरी कुछ नहीं कह रहे हैं, यूं ही तस्वीरों के जरिए वसुंधरा कुछ नहीं कह रही है, यूं ही कैलाश मेघवाल ने कुछ नहीं कहा, यूं ही मध्य प्रदेश के भीतर छोटी छोटी सीटों पर छोटे छोटे नेता विरोध नहीं कर रहे, और यूं ही सवाल धीरे धीरे सब मिलकर बड़े नहीं हो रहे हैं। सबको पता है कि अगर 2023 के आखिर आते आते परिस्थितियां चुनावी जीत को लेकर नाजुक हो गई तो 2024 आए उससे पहले दिल्ली के भीतर बड़ा हड़कंप मच जाएगा, और यह हड़कंप इंडिया से नहीं मचेगा बल्कि बीजेपी के भीतर से मचेगा, और यह सवाल शुरू हो गए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।